के बारे में करेंगे और ये जानेंगे रजिस्टर्स को भरना कैसे होता है। The registers have been provided in volume 4 chapter 24 of High Court Rules and Orders. उसमें बताया गया है कि रजिस्टर्स कौन से होंगे। हर चीज का प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर है जो हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पंजाब जो कि चंडीगढ़ में है वहां से मिलता है। सो हमारी जो रिक्विजिशन जाती है वो थ्रू लर्नर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जाती है। उसके बाद वहां से हमारे ये स्टेशनरी आती है। ये रजिस्टर्स जो होते हैं आपने ये देखा होगा कि इनका पेपर भी डिफरेंट होता है। कार्डबोर्ड बाहर लगा होता है, बाइंडिंग कार्डबोर्ड से है, और उसके बाद फिर खरवा क्लॉथ लगा होता है। जो कपड़ा लगा होता है डेट इज अ खरवा क्लॉथ। लेकिन जो रजिस्टर्स 12 साल के लिए प्रिजर्व होते हैं उन पे एज पर वॉल्यूम 4 चैप्टर 24 the registers should have the leather back and corners. So registers की भी जो लाइफ है अकॉर्डिंगली कौन सा रजिस्टर है उसके अकॉर्डिंग है। जैसे फाइल्स की होती है कि फाइल्स कितनी देर बाद कौन सी फाइल्स को डिस्ट्रॉय करना है। इसमें जो पेपर होता है जो मैंने बताया डिफरेंट है, दैट इज नोन एज बदामी पेपर। अगर कोई भी चेंज करनी हो विद रिगार्ड टू पेशानी जो हेडिंग होती है रजिस्टर की, तो वो अगर किसी ऑफिसर को लगता है कि इसमें ये कोई कॉलम ऐड होना चाहिए तो वो अपनी रिकमेंडेशन लर्नर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दे सकते हैं और वो आगे हाई कोर्ट को भेज सकते हैं। बट अभी जो एट दी प्रेजेंट है रजिस्टर्स, आपको उनको बड़े ध्यान से भरना होता है। और वॉल्यूम 4 में जो रजिस्टर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो सारे रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, चाहे आपकी कोर्ट में वो केस आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट दैट रजिस्टर हैज टू बी देयर। उसकी पहले क्वार्टरली इंस्पेक्शन होगी अपने ऑफिसर से, फिर एनुअल इंस्पेक्शन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ लर्नर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एंड देन एनुअल इंस्पेक्शन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव जज। जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो ये पाया गया है कि क्योंकि हमारे जो रजिस्टर्स हैं ये प्रिस्क्राइब नहीं है। रजिस्टर्स प्रिस्क्राइब ना होने की वजह से हमें ये नहीं पता लगता कि हमें कौन सा कॉलम भरना है, किस रजिस्टर में कौन सा कॉलम आना चाहिए। उसके लिए उसकी हेडिंग्स दी गई हैं, दोज आर प्रोवाइडेड इन वॉल्यूम 6 ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। वो वॉल्यूम 6 के जो हेडिंग्स हर रजिस्टर की दी हैं जो वॉल्यूम 4 में प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो हेडिंग जो है उसको हम बोलते हैं पेशानी। आप वो हेडिंग हर रजिस्टर की वॉल्यूम 6 से कॉपी करके उसको अपने रजिस्टर के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं फर्स्ट पेज पे, ताकि जितनी भी एंट्रीज हो वो उस कॉलम के अकॉर्डिंगली, जो कॉलम्स उधर दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली। मेजर मिस्टेक जो मिलती है कि रीडर्स या एल्मट्स एंट्री कॉलम वाइज की बजाय अगर वो बाहर दूसरे कॉलम में भी जा रहा है तो वहां कर देंगे, वो नहीं करना है। हर कॉलम में एंट्री चाहिए तो वो उस कॉलम की एंट्री उस कॉलम में ही रहेगी, चाहे पूरा पेज क्यों ना भर जाए, 2 पेजेस क्यों ना भर जाए, बट कीप दैट एंट्री इन अ पर्टिकुलर कॉलम। उसके बाद पेंसिल से कभी भी एंट्री नहीं करनी। देयर आफ्टर एंट्रीज जो हैं, अब रजिस्टर्स जो मेंटेन होते हैं वो इंग्लिश में है, इसलिए कभी रकम लिखनी हो, कभी जो न्यूमेरिकल वैल्यू रुपीस लिखने हो वो इंग्लिश में मैथमेटिक्स में रहेंगे और उधर वर्ड्स में रहेंगे इंग्लिश में। अब कई बार लिखते हुए भरते हुए गलतियां हो जाती हैं, एंड मोस्ट पर्टिकुलरली इन द फाइन रजिस्टर जब आप कोई अमाउंट लिख रहे हो, तो जब भी ऐसी मिस्टेक होती है आप करेक्शन करते हो, कोई करेक्शन करते हो या कोई एंट्री कैंसिल कर देते हो कि नहीं ये ठीक नहीं भरी गई है, उसको अपने ऑफिसर से इनिशियल जरूर करवाइए। वो करेक्शन अटेस्ट की जाएगी ऑफिसर द्वारा, वो लिखेंगे करेक्शन अटेस्टेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है C/A, और अपने इनिशियल्स एंड दी डेट।
हर रजिस्टर पे करेक्शन जरूर अटेस्ट करवाइए, इससे आपकी अपनी स्किन सेव होती है। कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने करेक्शन अपने ऑफिसर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली की थी, इसीलिए वो करेक्शन अटेस्टेड है। सेकेंडली, ये नहीं है कि हर साल जब नया साल होगा तो वो रजिस्टर बदला जाएगा। नो, दैट रजिस्टर विल रिमेन कंटिन्यूड जब तक वो रजिस्टर खत्म नहीं हो जाता। और जब खत्म होके नया रजिस्टर लगेगा तो एंट्रीज कंटिन्यू रहेंगी। एंट्रीज इन द सेंस सीरियल नंबर अगर कोई दिया हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। और वो सीरियल नंबर कब बदला जा सकता है? जब नया साल चढ़ेगा। उस रजिस्टर में जब नया साल होगा तब आप उसको नया नंबर दे सकते हैं। अब एक रजिस्टर होता है जो एल्मर ने मेंटेन करना होता है, दैट इज नोन एज इंस्टीट्यूशन रजिस्टर। ये इंस्टीट्यूशन रजिस्टर नीचे सिविल कोर्ट्स में या मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में आप कह सकते हैं, जो सिविल और क्रिमिनल दोनों का काम करते हैं, उनमें हर चीज का है। सिविल सूट्स का अलग है, रेंट पिटीशन का अलग है, मिसलेनियस का अलग है, चलान आईपीसी अलग है, चलान एक्ट अलग है, कंप्लेंट एक्ट अलग है, कंप्लेंट आईपीसी अलग है। तो हर रजिस्टर अलग अलग मेंटेन हो रहा है नेचर ऑफ लिटिगेशन के हिसाब से। अब जब आपने इंस्टीट्यूशन के टाइम उस पे एंट्री कर दी कि ये केस नया आया है, उसमें ये चीजें हैं, ये पार्टीज है, ये काउंसिल है, और उसके बाद जब डिफेंडेंट का रिस्पोंडेंट का काउंसिल आएगा या कंप्लेंट में एक्यूज का काउंसिल अपीयर होगा तो ये उसका काउंसिल है। और जब सारे ट्रायल के बाद वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, फाइल कंजाइन होती है, या जिस दिन डिस्पोज ऑफ होता है, मे बी डिसमिस, मे बी अलाउड, मे बी कन्विक्टेड, मे बी एक्विटेड, आपने उसके एंड में कंजाइन टू द रिकॉर्ड्स या दाखिल दफ्तर को नहीं मेंशन करना। उसमें उसकी डिटेल देनी है। अगर तो डिसमिस हो गया, डिसमिस, अगर एक्विटल हो गई है, एक्विटल, बट अगर कन्विक्शन हुई है, किस किस को कौन सी ऑफेंस में कितनी कन्विक्शन है, कितना फाइन लगा है, फाइन के डिफॉल्ट में कितनी सजा है, वो सब मेंशन करना है, जो जजमेंट में मेंशन होता है। सिमिलरली सिविल साइड में जब वो डिक्री होता है तो डिक्री क्या पास हुई है, क्या रिलीफ दिया गया प्लेंटिफ को, वो सारा मेंशन करना है। और जब भी आप कोई एंट्री करते हैं कि किस ऑफिसर ने डिसमिस किया, किस ऑफिसर की कोर्ट से हुआ, उसमें ये वर्ड्स नहीं लिखने हैं सरदार साहब, लाला साहब, जज साहब, बट ऑफिसर का पूरा नाम आएगा। पहले ये चलता था कि जिमनी ऑर्डर्स में भी ऑफिसर्स का नाम रिफ्लेक्ट नहीं करता था, इट वाज ओनली जेएमआईसी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सीजीएम, जो भी डिजिग्नेशन है। तो अगर कोई देखना होता था कि किस ऑफिसर का ऑर्डर पास किया हुआ है, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट, कि ये पता ही नहीं लगता था कि किस ऑफिसर का पास किया हुआ ऑर्डर है। इसीलिए उसके बाद हाई कोर्ट से डायरेक्शंस आ गई। उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली अब हर जिम्नी ऑर्डर पे, हर बेल ऑर्डर पे, हर कोई ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर जो ड्यूरिंग ट्रायल पास हुआ है या फाइनल जजमेंट पे, ऑफिसर का नाम होता है। इवन स्टेनो का नाम भी दूसरी साइड पे होता है, कौन सी डेट को ऑर्डर पास हुआ है। एंड इससे जो है हमें ये पहचानना इजी हो जाता है कि किस ऑफिसर का पास किया हुआ है और कौन से स्टेनो ने ऑर्डर टाइप किया था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भी हर रजिस्टर की कंसाइनमेंट होती है, इसलिए हम ये पढ़ेंगे कि कौन से रजिस्टर की कंसाइनमेंट कितनी देर बाद है। जब जिस कोर्ट में भी आप जाएंगे आज, आप ये चेक करेंगे कि पुराने रजिस्टर्स पड़े हैं या वो इन दी मीन टाइम जो उनका कंसाइनमेंट पीरियड था वो उस पीरियड में रिकॉर्ड रूम में कंसाइन हो गए हैं। नाउ फर्स्ट कमिंग टू दी
रजिस्टर्स ऑफ रीडर। जो रीडर का रजिस्टर है, वॉल्यूम 4 में रजिस्टर नंबर 8 प्रोवाइडेड है। ये रजिस्टर है ऑफ द रिजेक्टेड एंड रिटर्न प्लेन्स एंड मेमोरेंडा ऑफ अपील। चाहे प्लेंट है लोअर कोर्ट में, अगर एपेलेट कोर्ट है तो अपील है, अगर उनकी रिजेक्शन हुई है, रिटर्न हुई है, तो उसका एक रजिस्टर बनेगा। इस रजिस्टर में जो रीडर ने एंट्रीज करनी होती हैं वो उसी दिन करेंगे जिस दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर किया है, ना कि उस दिन करेंगे कि जिस दिन वो प्लेंट लेने आएगा। इसीलिए बी पर्टिकुलर, एंट्री उसी दिन हो जिस दिन ऑर्डर हुआ है। और ये जो रजिस्टर है, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द रजिस्टर ऑफ रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये सिर्फ प्लेंट का रिटर्न और रिजेक्शन या अपील का रिटर्न और रिजेक्शन का रजिस्टर है। और इसकी जो कंसाइनमेंट है वो इसके कंप्लीट होने के 1 साल बाद है। जिस दिन ये रजिस्टर, सपोज आज टुडे इज 27th ऑफ जुलाई, 27th ऑफ जुलाई 2023 को खत्म हो गया रजिस्टर, तो इसकी कंसाइनमेंट 27 जुलाई 2024 के बाद करनी है। 1 साल तक ये आपकी कोर्ट में रहेगा। उसके बाद आ जाता है रजिस्टर ऑफ पर्सन्स पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स। ये रजिस्टर नंबर 18 है। इसको सब सिविल कोर्ट्स रखेंगी, रीडर विल मेंटेन इट, और इसकी कंसाइनमेंट भी एक कंप्लीशन के 1 साल बाद में। देन कम्स द रजिस्टर नंबर 18। इसमें है रजिस्टर ऑफ स्टैम्प डेफिशिएंसीज। जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, फाइलिंग हो रही है, उनमें अगर कोई स्टैम्प की डेफिशिएंसी है, ये भी सारी सिविल कोर्ट्स मेंटेन करेंगी, रीडर देखेगा, और इसकी जो कंसाइनमेंट है वो भी कंप्लीशन के 1 साल बाद है। अब ये क्या होता है कि इस रजिस्टर में एक और कंप्लायंस रहती है। जैसे इस महीने कोई भी डेफिशिएंसी पाई गई थी कोर्ट फी में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर कर दी कि आप ये डेफिशिएंसी कंप्लीट करोगे। वो डेफिशिएंसी कंप्लीट कर दी उसी महीने में, तो आपने एंट्री कर दी रजिस्टर पे। अब वो रजिस्टर की जो एक्सट्रैक्ट है बनाकर टीसी ऑफिस में हर महीने के एंड पे जाता है। अगर कोई पेनल्टी लगाई है या कोई वहां पे डेफिशिएंसी कंप्लीट की गई है, तो दैट विल बी इन्फॉर्म टू द डीसी ऑफिस। उसका रीजन ये है कि जितनी स्टैम्प पेपर्स हैं उन सबकी जो कंपाइलेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है टू द स्टैम्प वेंडर, दैट इज फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर। नेक्स्ट कम्स द रजिस्टर ऑफ कमीशंस, जो लोकल कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं। अगेन दिस इज टू बी मेंटेन्ड बाय ऑल सिविल कोर्ट्स। दिस इज रजिस्टर नंबर 19, और इसको रीडर या कोई और क्लर्क भी मेंटेन कर सकता है, एंड its consignment is also after 1 year of the completion. Thereafter comes the register number 24. This is the register of documents returned. पहले हमने किया plaint, return or rejection, similarly appeal, and now this is the documents to be returned. अब डॉक्यूमेंट जो रिटर्न होते हैं, ये रजिस्टर एक तो रीडर मेंटेन करेगा कोर्ट में, और दूसरा रिकॉर्ड रूम में मेंटेन करेगा रिकॉर्ड कीपर। अब इसके लिए क्या है, क्या होता है कि कई स्टेशंस पे जो रिकॉर्ड कीपर वाली फाइल्स हैं, मतलब कि जो कंसाइन हो चुकी हैं फाइल्स, उनकी एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर कोर्ट को जाती है जो इंचार्ज होते हैं उस रिकॉर्ड रूम का। कई डिस्ट्रिक्ट्स में एज पर डायरेक्शन ऑफ द लर्नेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हर फाइल जिस कोर्ट से डिसाइड हुई है उसी कोर्ट में एप्लीकेशन जाती है।
अगर डिसाइडेड फाइल की एप्लीकेशन आती है तो रिपोर्ट ली जाती है आरके से, रिकॉर्ड कीपर से। अगर पेंडिंग फाइल की आई है तो रिपोर्ट ली जाती है एलमद से। रिपोर्ट क्या ली जाती है कि क्या ये डॉक्यूमेंट फाइल पर है, ये डॉक्यूमेंट अगर फाइल पर है तो किसने फाइल पर लगाया था, किस दिन लगाया था, और क्या ये डॉक्यूमेंट एग्जिबिट है या नहीं। अगर तो वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होगा एंड इट हैज टू बी रिटर्न्ड फॉर टाइम बीइंग, और अगर कंसाइंड फाइल्स हैं तो परमानेंटली, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी फाइल पे लगेगी और उसको प्रॉपर रिसीट के अगेंस्ट उस पार्टी को दिया जाएगा जिसने एप्लीकेशन मूव की है, और एप्लीकेशन भी उसी ने वो मूव कर सकता है जिसने वो डॉक्यूमेंट फाइल पे लगाया होता है। इट इज नॉट कि प्लेंटिफ ने लगाया तो डिफेंडेंट मांग सकता है, या डिफेंडेंट ने लगाया तो प्लेंटिफ मांग सकता है। अगर प्लेंटिफ ने लगाया है तो प्लेंटिफ या उसका कोई भी अथॉरिटी वाला वो उस डॉक्यूमेंट को क्लेम कर सकता है। अगर वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिटेड नहीं है तो उसकी अनसर्टिफाइड कॉपी फाइल पे लगेगी और वो डॉक्यूमेंट अगेन अगेंस्ट प्रॉपर रिसीट एंड सिग्नेचर उसको दे दिया जाएगा। Next comes the register of deposits and refunds of commission on sale proceeds in execution proceedings. Execution proceedings में sale proceeds पे जो refund आता है कमीशन का, उसका है, डिपॉजिट का या रिफंड का। This is register number 25. It has to be maintained in all the district courts of the district judges और दी सिविल कोर्ट्स। और अगेन इसको रीडर भी कर सकता है, एलमद भी कर सकता है, और इसके कंसाइनमेंट का पीरियड बढ़ गया है। ये कंसाइन होता है आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। Then comes register number 26. This is the register relating to the property of minors and annual accounts of their estates. क्योंकि जब माइनर की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी ऑर्डर किया जाता है तो उनसे एक एनुअली रिपोर्ट मांगी जाती है। दैट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड। चाहे केस डिस्पोज ऑफ हो गया है, वो रिपोर्ट आती रहती है, उस पे एंट्री होती है। दिस रजिस्टर इज अगेन टू बी मेंटेन्ड इन द एपेलेट कोर्ट्स एज वेल एज इन द लोअर कोर्ट्स। इसको रीडर भी कर सकता है, एलमद भी कर सकता है। अब इसकी कंसाइनमेंट का जो पीरियड है दैट इज 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। पहले 1 साल चल रहा था, पिछला रजिस्टर का पीरियड बढ़ के 3 साल हो गया, और अब जो है दैट इज 6 years। ये थे तकरीबन हमारे रीडर के सिविल रजिस्टर्स। नाउ कमिंग विद द क्रिमिनल रजिस्टर्स। क्रिमिनल रजिस्टर्स जो रीडर मेंटेन करता है वो है एक रजिस्टर ऑफ समरी ट्रायल्स। सो मैजिस्ट्रेट जिन जिनके पास समरी पावर्स है वो ये रजिस्टर मेंटेन करेंगी, एंड दिस रजिस्टर इज बेयरिंग नंबर 17 in the criminal registers. Then register of road and diet money of witnesses. All criminal courts have to maintain this register, और इसको रीडर मेंटेन करेगा और इसकी चेकिंग करवाएगा जिस भी कोर्ट में ये है, चाहे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में है चाहे सेशन कोर्ट में है, एटलीस्ट वंस इन अ वीक इसकी चेकिंग होगी। और इसका एक कॉलम नंबर है 10 जिस पे आपने अपने ऑफिसर के सिग्नेचर्स लेने हैं। मेरे ख्याल से ये रोड एंड डाइट मनी सबको पता होगा। ये विटनेस जब हम कॉल करते हैं, जिस पार्टी ने भी कॉल किया है उसका जो खर्चा जमा करवाते हैं दैट इज कॉल्ड द रोड एंड डाइट मनी ऑफ दैट विटनेस। वो उस विटनेस को पे की जाती है। Next comes the register of judicial fines.
ये सारी क्रिमिनल कोर्ट्स में होगा, चाहे एपेलेट है तो चाहे मजिस्ट्रेट्स की है। इसमें जो है हर क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट, अगर वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में है तो रीडर इसका सेपरेट एक फाइन रजिस्टर बनाएगा, और in addition to this register there will be kept up in the same form, जैसे हेडक्वार्टर्स पे है या डिस्ट्रिक्ट में है, एक ऐसा ही रजिस्टर, फाइन रजिस्टर आपके फाइन मूरर के पास होता है, which is the post attached to the CGM. सो रजिस्टर एक फाइन मूरर का, ये जुडिशियल फाइन्स का रहता है, और एक हर कोर्ट का रहता है। अब ये जब फाइन रजिस्टर जो होते हैं, प्लीज इसमें जब आप एंट्री करवानी है, आपको एक रूल फॉलो करना है कि बाकी सब एंट्रीज तो आप करेंगे, सीरियल नंबर कौन सा है, FIR नंबर कौन सा है, किस केस में आज कन्विक्शन हुई है, किस किस को कौन क्या फाइन लगा है, किस किस ऑफेंस में कन्विक्शन हुई है, और टोटल फाइन कितना हो गया पर एक्यूज्ड, और उसके बाद आप अपने ऑफिसर से लिखवाएंगे इन वर्ड्स। इन वर्ड्स का मतलब है जो इंग्लिश में लिखा जाएगा। सपोज फाइन जो लगा है 200 लगा है, 200, तो वहां लिखा जाएगा रुपीज में RUPEES 200 TWOHUNDRET। दिस इज कॉल्ड इन वर्ड्स। वो इन वर्ड्स में ऑफिसर के अपने हाथ से लिखवाएंगे, और अगर फाइन पे हुआ है या नहीं हुआ है वो ऑफिसर अपने हाथ से लिखेगा, फाइन पेड और नॉट पेड, देन इनिशियल विद डेट ऑफ दैट इम्पोजिशन ऑफ फाइन। नेक्स्ट रजिस्टर आ जाता है रजिस्टर नंबर 19। This is the register of prisoners who are released or whose punishment is reduced on appeal। जो रिलीज हो चुके हैं या जिनकी पनिशमेंट ऊपर से रिड्यूस होके आ गई है, तो ये रजिस्टर भी हर मजिस्ट्रेट कोर्ट में, हर सेशन कोर्ट में मेंटेन होता है, और इसको एलमर या कोई और ऑफिशियल जो कोर्ट बोले वो मेंटेन करता है। इस पे भी हर हफ्ते ऑफिसर को दिखा के ऑफिसर के सिग्नेचर्स लेने हैं, और इसमें जो है ये एंट्रीज आती हैं कि रिलीज वारंट जो हुआ है वो इशू हो रहा है प्रॉपरली टाइम से कि नहीं हो रहा है, या उसमें कोई डिले हो रही है। नाउ these were the civil and criminal. There are some miscellaneous registers. Miscellaneous register में पहले आ जाता है रजिस्टर नंबर E, रजिस्टर ऑफ जनरल ऑर्डर्स इशूड इन द जुडिशियल डिपार्टमेंट। जो भी ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं फ्रॉम हाई कोर्ट, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, जिनमें कोई जनरल और सर्कुलेशन ऑफ द जजमेंट है, या कोई ऑर्डर सर्कुलेट जनरल principles or guidance guidelines have been circulated, वो आपको इस रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, और जो डॉक्यूमेंट आया है, जजमेंट आई है या गाइडलाइंस आई है, उनको एक फाइल कवर में सीरियल वाइज रखना होता है। ये अगेन हर कोर्ट में होता है, इसको रीडर मेंटेन करता है, और इसकी कंसाइनमेंट भी जो है वो 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन हो जाती है। Thereafter there is one register of affidavits। आपके ऑफिसर्स जो हैं उनको एफिडेविट अटेस्ट करने की पावर है, इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, अटेस्ट होने के लिए कोई एफिडेविट आता है, तो उसकी एंट्री आप उस रजिस्टर में करोगे। And this register again consignment is after 3 years of the completion। इसके अलावा एक होता है अटेंडेंस रजिस्टर। जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो भी रीडर मेंटेन करता है, जिसमें सारे ऑफिस की अटेंडेंस लगती है, उस कोर्ट के सारे ऑफिशियल्स की। अगर लीव है तो भी रीडर उसमें एंटर करता है,
और उसकी कैजुअल लीव का अलग से फाइल बनाता है जिसमें उसकी कैजुअल लीव लगती है, और उस रजिस्टर को डॉट 10 बजे अपने ऑफिसर से साइन करवाना है। Thereafter there is one stock register. आपकी कोर्ट में कितनी कुर्सियां हैं, कितने टेबल हैं, कितनी अलमारियां हैं, पीछे ऑफिसर के चेंबर में कितनी है, एलमत के रूम में कितनी है, स्टेनो के रूम में कितनी है, ये सबका एक स्टॉक रजिस्टर बनता है। That is to be maintained by the reader. Thereafter there is one disposal register. आप हर केस की एंट्री डालेंगे जो उस दिन डिस्पोज ऑफ हो गया, जिसके यूनिट्स मिले, उसके आगे यूनिट भी लिखेंगे कि इसके इतने यूनिट्स मिले, ताकि एंड ऑफ द मंथ में ये काउंट करना इजी रहे कि कितने यूनिट्स किसके थे और कितने यूनिट्स बन गए हैं। एक रहता है बेल एप्लीकेशन डिस्पोजल रजिस्टर। कौन सी बेल एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हुई है? वन इज दी बेल और श्योरिटी बॉन्ड रजिस्टर, जिसपे श्योरिटी की फोटो भी लगती है, सिग्नेचर्स भी होते हैं कि ये श्योरिटी इस केस में श्योरिटी देके गया है। दो अब ये हमारा सिस्टम पे भी है, बट अभी तक हमारा ये रजिस्टर डिस्पेंस नहीं हुआ है, एंड दिस रजिस्टर इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द रीडर्स। देयरआफ्टर हमारे काफी केसेस में टाइम बाउंड होके ऑर्डर्स आ जाते हैं। हाई कोर्ट से टाइम बाउंड हो जाता है कि ये केस इतनी देर में डिस्पोज ऑफ करना है। दो, एलमत की ये ड्यूटी बनती है कि टाइम बाउंड केस में जैसे ही ऑर्डर आए, ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ योर ऑफिसर, और उस इंडेक्स के बाहर रेड पेन से बड़ा बड़ा ये मेंशन कीजिए कि ये केस कितनी देर में या कौन सी डेट तक डिस्पोज ऑफ करना है। उसके बाद रीडर की ये ड्यूटी है कि ये टाइम बाउंड ऑर्डर्स मेंशन करेगा रजिस्टर में, दैट इज द टाइम बाउंड केसेस रजिस्टर, ताकि उसका वेरवा रहे कि हमने इतने केसेस इस डेट तक डिस्पोज ऑफ करने हैं, एंड इट इज इजी फॉर द ऑफिसर ऑल्सो, फॉर यू पीपल ऑल्सो, कि उसकी डेट जो है बताएं कि भी ये छोटी डलेगी। और जब आपने उसको पॉइंट आउट कर दिया तो आपको भी ध्यान रहेगा और ऑफिसर को भी ध्यान रहेगा कि ये जो फाइल है इसमें लॉन्ग डेट नहीं देनी है और ये लिंगर ऑन नहीं करने देनी। देन कम्स वन लाइब्रेरी रजिस्टर। रीडर ने एक और रजिस्टर जो मेंटेन करना होता है, दैट इज द लाइब्रेरी रजिस्टर, कि आपकी हर कोर्ट को कुछ किताबें दी गई हैं, कोर्ट को भी दी गई हैं, ऑफिसर के रेजिडेंस पर्पस के लिए भी है, तो वो लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं वो उसमें पूरी डिटेल में मेंशन होंगी, कौन सी कोर्ट में है, कौन सी रेजिडेंस लाइब्रेरी पे है। इसका क्या पर्पस रहता है कि जब ऑफिसर वहां से ट्रांसफर होता है, आपको ये बुक्स कंप्लीट करनी होती हैं। These are not the books to be carried by the officer on transfer. इसीलिए जब ट्रांसफर हो जाती है तो उस टाइम आपने ये देखना है कि ये जो लाइब्रेरी रजिस्टर है, क्या इसकी अकॉर्डिंगली सारी बुक्स पढ़ी हैं। अगर नहीं है, यू कैन रिक्वेस्ट योर ऑफिसर कि ये बुक्स आपके पास होंगी, और या जो रेजिडेंशियल में लाइब्रेरी है वो वहां से पिक करवानी है। Thereafter, one register which is left for the readers is the stay cases register. जैसे टाइम बाउंड केसेस के लिए डिफरेंट डायरेक्शंस आ जाती हैं, वैसे काफी केसेस में स्टे होके आ जाता है। सो इसका एक रजिस्टर अलग से मेंटेन करेंगे और उसमें लिखेंगे, और सिमिलरली उस फाइल के ऊपर एलमत की फिर ड्यूटी है कि उस फाइल पे मेंशन करे कि ये स्टे मैटर है। स्टे मैटर मींस स्टे हो चुका है,
बाय विच ऑर्डर, और कब तक है, कोई पर्टिकुलर डेट होती है, कई बार टिल नेक्स्ट डेट है, और उसको आपने बार बार चेक करना है कि हाई कोर्ट की साइट पे ये केस का क्या रहा, स्टे कब खत्म हो गया है उसका। ये तो थी हमारे कुछ रीडर्स के रजिस्टर्स विच आर टू बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम 4, और उनकी हेडिंग्स है in volume 6 of High Court Rules and Orders. Similarly, the registers of Elmad have been provided in volume 4 only, and their peshanis or headings are also in volume 6. अब मैंने आपको जैसे बताया कि हर कैटेगरी का रजिस्टर डिफरेंट होता है। अगर वो सिविल सूट है तो सिविल सूट रजिस्टर होगा, रेंट पिटीशन है तो रेंट पिटीशन रजिस्टर होगा, अगर 39(2)(a) की एप्लीकेशन आई है तो सिविल मिसलेनियस होगा, अगर कोई भी चलान आया है आईपीसी का है तो वो चलान आईपीसी का रजिस्टर होगा, चलान एक्ट का रजिस्टर अलग होगा, कंप्लेंट आईपीसी का रजिस्टर अलग होगा, कंप्लेंट एक्ट का रजिस्टर अलग होगा, एपेलेट कोर्ट्स में अपील्स आ जाएंगी इनकी जगह, क्रिमिनल रिवीजन आ जाएंगी, क्रिमिनल मिसलेनियस आ जाएंगे, और सेशन ट्रायल अलग से रहेगा, आईपीसी या स्पेशल एक्ट। सो इनके जो रजिस्टर्स इन वॉल्यूम 4 प्रिस्क्राइब्ड हैं, एक रजिस्टर है सिविल सूट्स का। ये रजिस्टर सिविल सूट्स का हर एलमद ने मेंटेन करना होता है, और स्मॉल कॉज कोर्ट में क्लर्क ऑफ द कोर्ट मेंटेन करता है। Thereafter, there is register number 2. This is register of miscellaneous suits. This is also to be maintained in all the courts of district judges. District judge include additional district judge, and in the lower courts. Then comes the register number 3, register of divorce and matrimonial cases. आजकल ये फैमिली कोर्ट में है मैटर, तो फैमिली कोर्ट के जो एलमद है उनके लिए है ये, और इसमें जो पिटीशन स्पेशल मैरिज एक्ट की आती है या हिंदू मैरिज एक्ट की हो, वो दोनों रहेंगे। ऐसे सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एक रजिस्टर होता है नंबर 4, दैट इज द केसेस रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन एक्ट, LAC बोलते हैं उसको। उसकी जो रजिस्टर है उसकी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर अलग रहता है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या नीचे की कोर्ट्स में अगर किसी को पावर, किसी ऑफिसर को पावर दी गई है तो एक रजिस्टर ऑफ प्रोबेट है, that is relating to will, letters of administration and succession certificates granted. So इस रजिस्टर में प्रोबेट्स का, एडमिनिस्ट्रेशन लेटर्स का, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन that is another thing, succession certificates. This is register number 5. Thereafter, there is register number 6. This is register of miscellaneous petitions and applications. और ये रजिस्टर सारी सिविल कोर्ट्स मेंटेन करेंगी, जिसको एलमद मेंटेन करेगा। Then comes the register number 7. This is register of applications to sue या अपील फाइल की है एज अ पॉपर, और आजकल इसको कहा जाता है इंडिजेंट पर्सन। अगर कोई भी इंसान सूट फाइल करता है, उसके साथ ये एप्लीकेशन लगाता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि अभी कोर्ट फी देख सकूं, जिस केसेस में एड वैलोरम कोर्ट फी लगती है, जैसे रिकवरी का हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हो गए,
उसमें जो है अगर वो इस काबिल ही नहीं है कि वो कोर्ट फी दे सके तो कोर्ट उसको इंडिजेंट पर्सन डिक्लेयर करती है, एक इंक्वायरी होल्ड करती है, उसके बाद डिसाइड करती है कि ये कोर्ट फी अभी दे सकता है या नहीं। अगर अभी दे सकता है तो उसको डायरेक्शन दी जाती है कि कोर्ट फी लगाओ और उसके बाद तुम्हारा सूट या अपील रजिस्टर होगी। और अगर नहीं है तो जब एंड में जब सूट डिसाइड होता है या अपील डिसाइड होती है तब उसको डायरेक्शन दी जाती है कि उसमें से वो कोर्ट फी दे। तो ये जो जब भी ये एप्लीकेशन किसी सूट या अपील के साथ आती है तो पहले रजिस्ट्रेशन सूट या अपील की नहीं होती है, पहले इस एप्लीकेशन की होती है, ताकि पहले ये डिसाइड हो जाए वेदर ही इज इंडिजेंट पर्सन और नॉट। अगर वो इंडिजेंट पर्सन नहीं डिक्लेयर होता तब उसको कहा जाता है कि तुम ये कोर्ट फी पे करो। जिस दिन वो कोर्ट फी पे करता है उसकी सूट या अपील रजिस्टर होने की डायरेक्शन। सो दिस इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। इसीलिए इन एप्लीकेशंस का रजिस्टर अलग है। तो जब भी कोई ऐसा सूट या अपील आएगी जिसमें ये एप्लीकेशन होगी तो पहले रजिस्ट्रेशन इस रजिस्टर में होगी ऑफ द एप्लीकेशन, जो रजिस्टर नंबर 8 है। नेक्स्ट कम्स द रजिस्टर नंबर 10. This register is to be maintained by the session courts. This is register of appeals and revisions in criminal cases. इसमें अपील्स का अलग रजिस्टर होगा, रिवीजन्स का अलग से रजिस्टर होगा और इसको एलमद मेंटेन करेगा। Thereafter, another register is there, that is the register of applications for transfer of criminal cases. अगर कोई क्रिमिनल केस ट्रांसफर होता है या होकर आता है तो उसका रजिस्टर सेपरेट है, उसमें उसकी इंस्टीट्यूशन होगी। Then comes register number 21. This is the register of traffic cases. अब जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं जिनको ट्रैफिक चालान कर भुगतने की पावर दी गई है उनके कोर्ट्स में ये रजिस्टर मेंटेन होगा एंड इट इज टू बी मेंटेन्ड बाय एलमद ऑफ दैट कोर्ट। हमने ये चलान्स का किया था। ट्रैफिक चलान भी जो है वो समरी चलान है। पिछले लेक्चर में हमने किया था कि जो समरी चलान है उनकी कैसे चलान्स आएंगे, कैसे दर्ज होगा और कैसे नोटिस देना है, कैसे कंसाइनमेंट होगी। सो दिस इज रिलेटिंग टू दोस समरी चलान्स। एक रजिस्टर फिर आ जाता है, दैट इज रजिस्टर नंबर 12. दिस इज रजिस्टर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर रिव्यू। ये सूट्स में भी हो सकता है, अपील्स में भी हो सकता है और इसमें एक और एंट्री होती है अगर ये सूट एपेलेट कोर्ट में आया है फॉर अमेंडमेंट ऑफ डिक्रीज या नीचे वाली कोर्ट में भी अमेंडमेंट ऑफ डिक्रीज के लिए आया है तो वो भी इसी रजिस्टर में एंटर होगा। देन कम्स द रजिस्टर नंबर 13. दिस इज रजिस्टर ऑफ अपील्स फ्रॉम डिक्रीज। सो ये एपेलेट कोर्ट्स में रहेगा जहां पे मीमो ऑफ अपील फाइल होती है, तो जब मीमो ऑफ अपील फाइल होगी ये वहां एंटर की जाएगी। Another register is of register of miscellaneous appeals, that is the CMA. in ये भी रजिस्टर जो है it is maintained with the appellate court. इसके बाद एलमर्स के लिए एक रजिस्टर आ जाता है, रजिस्टर नंबर 16. This register is of judgment debtors who are imprisoned. हमारे जो एग्जीक्यूशंस हैं इनमें रिकवरी के लिए या कोई और
जिसमें मोड दिया गया है टू सेंड दी जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट वो डिक्री एग्जीक्यूट होनी है। अगर वो कंप्लाई नहीं करता, पेमेंट नहीं करता, तो उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेजा जा सकता है। तो वो सिविल इम्प्रिजनमेंट में अगर कोई जजमेंट डेटर जाता है, उसकी एंट्री अलग रजिस्टर में होगी। So it is to be maintained by ALMATs of all the civil courts. अब इस रजिस्टर में एक कॉलम नंबर 10 रहता है, जिसमें ये लिखना होता है कि उसको जो भेजा गया है, क्योंकि दिस इज सिविल इम्प्रिजनमेंट, तो इसकी जो पेमेंट है वो डिक्री होल्डर करता है, उसको कहते हैं सबसिस्टेंस अलाउंस। जो वहां पे जजमेंट डेटर जेडी रहेगा जिस पीरियड के लिए, उस पीरियड का अमाउंट कैलकुलेट होगा और वो पेमेंट डिक्री होल्डर करेगा और फिर उसको अंदर भेजा जा सकता है। और उसको तब तक अंदर भेजना होता है जब तक वो पेमेंट नहीं कर देता, क्योंकि इसका पर्पस ही ये है कि पेमेंट नहीं की है। दिस इज नॉट सम क्रिमिनल ऑफेंस के लिए उसको भेजा है। तो जब पेमेंट कर देगा तो उसको रिलीज कर हो जाएगा। तो इस रजिस्टर में ये सारी एंट्रीज आती हैं कि कब वो रिलीज हुआ, क्या उसने पूरी पेमेंट दे दी थी, कब अंदर गया, डिक्री होल्डर ने कितनी पेमेंट सबसिस्टेंस अलाउंस जमा कराया था, कितने दिन के लिए गया। All these details are to be mentioned in this register. Next comes register number 32. This register is of appeals under the Muslim personal law. This is again to be maintained by the appellate courts, that is the district judges, including the additional district and session district judges. Then comes the register number 33. This is the register showing the decrees which are transferred. जो हमारी कोर्ट डिक्री पास करती है, सपोज एक डिक्री पास हो गई, उसकी एग्जीक्यूशन आई और एग्जीक्यूशन में ये पता लग रहा है कि जो जेडी है वो अब यहाँ इस जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता। डिक्री पास हुई तरन तारण से, जब एग्जीक्यूशन आई ये पता लगा कि जो जेडी है वो तरन तारण में नहीं रहता, वो ट्रांसफर हो गया है जलंधर। तो वो डिक्री को जलंधर ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए। इन केसेस में या वो रहता नहीं है या उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है वहां पर, तो इस वजह से जो है वो डिक्री ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह तरन तारण में भी कोई डिक्री ट्रांसफर होके आ सकती है। सो अगर उस कोर्ट से डिक्री ट्रांसफर होके गई है या उस कोर्ट में डिक्री ट्रांसफर होके आई है, उसके लिए ये रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर 32. So it has to be maintained by all civil courts and ALMATs maintain the same. Next, according to this volume 4 is register of miscellaneous proceedings which are received from the districts or courts. So all civil and criminal courts have to maintain a register which is of miscellaneous proceedings, and this register has to be maintained by the ALMAT. अब इनके अलावा एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में रजिस्टर रहता है दैट इज नोन एज FIR रजिस्टर। क्या होता है, किसी भी पुलिस स्टेशन में जब कोई भी FIR लॉन्च होती है तो अकॉर्डिंग टू CRPC उसकी एक कॉपी लॉन्च होते ही, लिखते ही, खत्म करते ही उसकी एक कॉपी वहां के इलाका मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है। इलाका मजिस्ट्रेट के पास जब वो कार्बन कॉपी आती है तो इलाका मजिस्ट्रेट को उस पे अपने इनिशियल करने होते हैं with the endorsement received at such and such time on such and such date, और उसके बाद इनिशियल्स हैं। वो ये सब करके आपको ये ALMAT को ये FIR हैंड ओवर कर देते हैं।
एलमत को ये मेंशन करना होता है एफआईआर रजिस्टर में कि ये कौन से थाने की, कौन से सेक्शन में, कौन सा टाइटल है, किस दिन आई, कितने बजे आई। जो एंडोर्समेंट ऑफिसर ने कर दी है वहीं से पिक करके। अब ये रजिस्टर पे ये सब करके फिर उसके बाद ऑफिसर के सिग्नेचर्स करवाने होते हैं। सो बी पर्टिकुलर कि ये जो सिग्नेचर्स ऑफिसर के हैं ये टाइम टू टाइम आप डेली के डेली शाम को एक टाइम बांध लीजिए अपने ऑफिसर के साथ और उनके सिग्नेचर्स लेते रहिए। अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है कि जैसे चालान आया तो ये कॉपी हमें साथ लगानी होती है एफआईआर की। तो चालान आ गया बट कॉपी नहीं है एफआईआर की, तो पता तो रहे ना कि भी किस केस में लैक्सिटी हो रही है। तो ऑफिसर जो है वो अपने पुलिस स्टेशन में एसएचओ को डायरेक्शन इशू कर सकता है विद रिगार्ड टू इट। देन कम्स दी रिमांड पेपर्स। एक रिमांड पेपर्स का भी रजिस्टर होता है। जो रिमांड आज आया है, किस केस में आया है, किसका रिमांड मांगा गया है, पुलिस रिमांड कितने दिन का दिया है और उसके बाद के जुडिशियल रिमांड कब तक है, ये और इसके रिमांड पेपर्स जो हैं उसको अलग से रखा जाता है। ये रिमांड पेपर्स भी लाइक डेट वाइज पिकअप किए जाते हैं और इनकी डेट डलती है। ये तब तक रिमांड पेपर्स चलते हैं जब तक फाइनल चालान नहीं आ जाता। जब फाइनल चालान आता है तो ये रिमांड पेपर्स उस चालान की बैक पे लग जाते हैं। सो इट वाज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट द रजिस्टर्स विच आर टू बी मेंटेन्ड। अब मैं कुछ रजिस्टर्स आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे 3-4 रजिस्टर्स रहते हैं। ये रजिस्टर्स जैसे लिस्ट ऑफ क्रिमिनल रजिस्टर्स कुछ हैं एलमत के। अभी जैसे मैंने ये आपको बताया कि भी एफआईआर या रिमांड पेपर्स है, इसी की तरह एक रजिस्टर ऑफ कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस है जिनके पास कंप्लेंट्स आ सकती हैं। वो एलमत जो है कोर्ट के ये रजिस्टर मेंटेन करते हैं, दैट इज रजिस्टर नंबर 1। फिर रजिस्टर ऑफ केसेस अंडर आईपीसी, जो हम बात कर चुके हैं, मैं उनके आपको रजिस्टर नंबर्स बता रही हूँ। रजिस्टर ऑफ केसेस अंडर आईपीसी ये रजिस्टर नंबर 2 है। ये सारी मजिस्ट्रेट कोर्ट्स को मेंटेन करना होता है। देन रजिस्टर ऑफ केसेस अंडर स्पेशल एंड लोकल लॉज under the CRPC, that is register number 3. Then comes register number 4, that is the register of miscellaneous criminal cases. Then 5, register of cases decided in each court. Register number 7, this is the register of session trials and of references made to the court of session under section 123. So सिर्फ ये सेशन कोर्ट में मेंटेन होगा। Then रजिस्टर ऑफ मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स हो गया। एक रजिस्टर ई होता है ऑफ गार्डियंस एंड इंसॉल्वेंसी रजिस्टर, ये वहां पर होगा जिन जिन कोर्ट्स को ये पावर है टू डील विद सच केसेस। So now I would like to share the screen and show you some of the registers, how they have to be filled. पहला रजिस्टर हम देखेंगे रिजेक्टेड एंड रिटर्न क्लेम्स का या मेमोरेंडा ऑफ अपील का। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी ये ऑर्डर होता है, मेरे को बता देना। okay. मैंने आपको बताया है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट या रिटर्न ऑफ प्लेंट का अलग से रहता है, डॉक्यूमेंट रिटर्न का अलग से रहता है रजिस्टर।
तो आप ये देख सकते हैं कि ये रजिस्टर नंबर 8 है, इसमें सीरियल नंबर दिया है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, किस दिन फाइल आई थी, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेंटिफ और द appellant, thereafter name and description of the defendant or respondent, क्या क्लेम मांगा है उस प्लेंट में या अपील में, देन डेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ और रिटर्न, प्लेंट रिजेक्ट हुई है या रिटर्न हुई है अकॉर्डिंग टू सीपीसी और उसके रीजंस क्या है, और ऑर्डर कोई कॉस्ट डली है उसका कोई ऑर्डर, और ये कॉलम आएगा जब वो प्लेंटिफ अपनी प्लेंट लेके जाएगा या मीमो ऑफ अपील लेके जाएगा, जब उसको रिटर्न की जाएगी तो यहाँ पर उसके सिग्नेचर्स। सो ये जरूरी नहीं है कि वो उसी दिन आए, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आ सकता है, इसीलिए आपको ये बाकी के जो कॉलम्स हैं ये उसी दिन भर देने हैं जिस दिन ऑर्डर हुआ है, ये कॉलम रह जाएगा, ये उस दिन फिलअप होगा जिस दिन वो लेने के लिए आएगा। हमारी जो है पहले एक रजिस्टर रहता था, दैट वाज विद रिगार्ड टू द कॉज लिस्ट। अब जैसे वो CIS सिस्टम में हो गया है, तो वो कॉज लिस्ट का जो है हमारा रजिस्टर एग्जम्प्ट कर दिया गया है, इसीलिए उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती है। अब ये रजिस्टर है ऑफ स्टैम्प डेफिशिएंसी टू बी नॉमिनेटेड बाय कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। ये जैसे आपको ये फॉर्म मिला है, ये फॉर्म जो है दिस इज अवेलेबल, दिस इज द हेडिंग और पेशानी हम इसको कहते हैं, ये वॉल्यूम 6 ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में अवेलेबल है, इसीलिए जो भी रजिस्टर नया बनाना हो आपको यहाँ से ये फोटो कॉपी करा के अपने रजिस्टर पे लगा लेना। जो फाइन रजिस्टर है उस पे इवन ये भी दिया हुआ है कि कौन सा कॉलम कितने सेंटीमीटर का होगा, हम उसकी पेशानी भी देखेंगे। अब देखिए जैसे इसमें सीरियल नंबर आ गया, नंबर ऑफ सूट आ गया, ये पर्टिकुलर्स ऑफ द केस है, जैसे प्लेंटिफ का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेंडेंट, क्लेम क्या किया गया है, अमाउंट कितना क्लेम किया है, डॉक्यूमेंट कौन सा है जिसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी या कोर्ट फी पूरी नहीं है, और अगर ये सब ऑडिट में आया है तो ये कॉलम नंबर 7 है। देयर आफ्टर उस डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट नहीं था, डेफिशिएंट था, उसकी रिकवरी के लिए सेक्शन 35 में क्या ऑर्डर किया है, क्या पेनल्टी भी लगाई है तो कितनी लगाई है, उसने कितना अमाउंट एज ड्यूटी पे किया है, कितना अमाउंट पेनल्टी दे दिया है, और ये दोनों का अगर टोटल करें तो ये टोटल 12 नंबर पे आ जाएगा। ये किस पार्टी ने पे किया है, कौन सी कोर्ट ने पे किया है, और ट्रेजरी में कब किया है, यहाँ पे ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, और इन सब की जो आपको जिस महीने में भी ये अमाउंट ऐसा आएगा उस महीने का एक्सट्रैक्ट आपको कलेक्टर ऑफिस में भेजना होगा, DC ऑफिस में भेजना होगा, और अगर आपने भेजा है तो किस डेट को भेजा है, और ये आगे की है कि अगर अमाउंट जो इरिकवरेबल था वो है तो फिर उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाए। So this is about the register of stamps of deficiency. ये आ गया रजिस्टर ऑफ कमीशन। ये लोकल कमिश्नर जो ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं फॉर इंस्पेक्शन, स्पॉट इंस्पेक्शन, पार्टीशन, अलग अलग पर्पसेस के लिए, बट नॉट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द कोर्ट। सिविल मैटर्स में जो अब प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोकल कमिश्नर से भी स्टेटमेंट लिखवा सकते हैं, उनका रजिस्टर नहीं है। इसमें सीरियल नंबर आएगा, नेम ऑफ पार्टीज आएगा, सूट की नेचर क्या है, क्या क्लेम किया गया है, देन ऑब्जेक्ट फॉर विच कमीशन वाज इशूड,
किस पर्पस के लिए कमीशन गया था, लोकल कमिश्नर का नाम क्या है, उसकी फीस कितनी कोर्ट ने फिक्स की थी, कौन सी डेट को कमीशन इशू किया था, कौन सी डेट को कमीशन रिटर्न हो गया एंड कौन सी डेट को रिपोर्ट आई। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी मेंशन्ड हियर। एक आपकी मंथली स्टेटमेंट में भी ये कमीशंस की जाती है, उनके नाम जाते हैं कौन कौन से कमिश्नर किस किस केस में अपॉइंट हुए थे। तो आपके लिए अगर आप ये एंट्री करते रहे रेगुलरली रजिस्टर में, सो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू मेंशन, टू प्रिपेयर द मंथली लिस्ट। दिस इज द रजिस्टर ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। इस पे सीरियल नंबर एंड ईयर ऑफ द सूट, नेम ऑफ पार्टीज, डॉक्यूमेंट की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन with its date and names of parties, उसकी पार्टीज कौन सी उस डॉक्यूमेंट में, देन किस दिन ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल किया गया था, किसने फाइल किया था, किस दिन इसको रिटर्न का ऑर्डर हुआ है, इवन इस पे ऑफिसर के सिग्नेचर लिए जाते हैं जिसकी टर्म में ये रिटर्न हुआ है, ऑर्डर किया है रिटर्न का। देन नेम एंड सिग्नेचर और थंब मार्क ऑफ द पार्टी जिसको ये रिटर्न किया गया है। इस कॉलम में उस ऑफिशियल के आ जाएंगे जिसके सामने रिटर्न हुआ है। अगर पेंडिंग फाइल है तो अहमद है, अगर डिसाइडेड फाइल है तो आरके है, और क्या उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लगाई गई थी वो यहाँ मेंशन हो जाएगा। So this is the register of the returned documents. ये बाकी के आपको पेशानियां दिख रही होंगी। ये जनरल ऑर्डर रजिस्टर जो है, जो जुडिशियल डिपार्टमेंट में है, कौन किस नंबर क्या है, डेट कौन सी को आया है, डिपार्टमेंट इन विच ऑर्डर इश्यूड, सब्जेक्ट क्या है, किसको भेजा गया है, और कॉपी लगानी। ये एफिडेविट का रजिस्टर आ जाता है जब ऑफिसर आपके कोई भी एफिडेविट अटेस्ट करते हैं तो उसकी एंट्री यहां पर होगी। सीरियल नंबर, किस दिन एप्लीकेशन आई है या एफिडेविट आया है अटेस्ट होने के लिए, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एफिडेविट ब्रीफली स्टेटेड, क्या वो एफिडेविट जो है किसी कोर्ट के रिलेटिंग है, टेंडर करना है किसी कोर्ट में एज एग्जिबिट, उसकी डिटेल इफ एनी अटैच्ड उसके साथ, सिविल कोर्ट मजिस्ट्रेट या कोई और ऑफिसर हु इज empowered in that behalf administering the oath or affirmation, then date of administering oath, किस दिन आया है और ये आपके ऑफिसर का नाम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ सिविल कोर्ट, यहाँ पे सिग्नेचर लेने हैं, यहाँ पे उस डेपोनेंट का जिसका एफिडेविट है उसका एड्रेस, उसके सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द कोर्ट और ऑफिस जिसमें वो एफिडेविट फाइल करना है। सो तकरीबन एनडीपीएस के केसेस में लिंक एविडेंस के डॉक्यूमेंट एफिडेविट्स आते हैं जो अटेस्ट होते हैं एंड दे आर टू बी आइडेंटिफाइड बाय द नायब कोर्ट ऑफ दैट कोर्ट। दिस इज द जुडिशियल फाइन रजिस्टर। ये देखिए इसमें हर कॉलम में सेंटीमीटर्स हैं, 2 सेंटीमीटर serial number, 2 centimeter number of cases, number of parties 4, number of persons fined 2, for what offense fined, date of sentence, amount of fine, amount if any awarded in compensation or reward,
amount if any remitted, date of order to police to realize, या अगर वो नहीं देता है तो उसके बाद की अगर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगी है तो ये उनके लिए है। और ये सब लिखने के बाद ये जैसे रिमार्क्स का कॉलम आ जाता है, यहाँ पे आपने अपने ऑफिसर से उनके हाथ में लिखवाना है कि कितना अमाउंट फाइन का लगा है और कितना रियलाइज हो गया है। This is with regard to summary trials. Then diet money and road money of the witnesses. जो सिविल केसेस में है वो डाइट मनी और रोड एंड डाइट मनी जो है वो सिविल नाजर के पास डिपॉजिट होती है। क्रिमिनल केसेस का रजिस्टर आपके पास रहेगा। इसमें भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं उनको पेमेंट नहीं की जाती है, उनका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जाता है और वो अपने डिपार्टमेंट से लेते हैं, और जो प्राइवेट पर्सन्स हैं उनकी पेमेंट आपसे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रजिस्टर्स। एक तो आज आपका जो प्रैक्टिकल है दैट इज गिवन इन द शेड्यूल, उसमें जो है आप ये भी देखेंगे कि कंसाइनमेंट ऑफ रजिस्टर्स जो है वो आपके हर कोर्ट में हो रही है। जिस कोर्ट में भी आज आप अटैच है, क्या उसकी कंसाइनमेंट रजिस्टर्स की हुई है या रजिस्टर्स पेंडिंग है, और रजिस्टर्स को मेंटेनेंस देखिए प्रॉपरली कि कैसे है, फाइन रजिस्टर की कैसे है, इंस्टीट्यूशन रजिस्टर की कैसे है, इंस्टीट्यूशन रजिस्टर जब वो केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है तब कैसे है, डिस्पोजल रजिस्टर कैसे मेंटेन हो रहा है, स्टॉक रजिस्टर देखिए, लाइब्रेरी रजिस्टर देखिए, अटेंडेंस रजिस्टर देखिए। और ये आज आप सारे रजिस्टर्स देख के हम शाम को जो है 4:30 पे इंटरैक्ट करेंगे कि आपने क्या सीखा। थैंक यू फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रैक्टिकल।